हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेस के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, इनके बारे में पढ़ा था कि एसिड के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, बेस के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और इनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था सूचक के बारे में, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने लिटमस इंडिकेटर पढ़ा, टर्मरिक इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर और फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। तो ये सारे इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। और एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये क्या, कैसे इनका नेचर बताते हैं, ये हमने देखा। और कैसे ये कलर शो करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। क्लियर है? चलो, तो फिर हमने बात की थी बच्चों पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल क्या होता है और कैसे जो है पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होते हैं और कैसे हम यहाँ पर बता पाते हैं कि एसिड कौन से हैं, बेस कौन से हैं और न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से हैं। तो जैसे कि हमने देखा 7 7 जो है वो पीएच होता है न्यूट्रल सब्सटेंस का। और 7 के बाद के जो नंबर होते हैं यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सारे ही कैसे क्या नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। वहीं 7 से कम जो नंबर होते हैं जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये सभी कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए, तो पीएच स्केल, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम लास्ट लेक्चर में हमने अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ा देख लिया था। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में और देख लेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है। ठीक है, चलो, और एक और चीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि एक एसिड और बेस मिलते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि एक एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, पूरा नष्ट कर देते हैं या पूरा खत्म कर देते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं जब एसिड और बेस मिलते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन में बनता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी है, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। तो एसिड और बेस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट ये सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर हमारा H2। ठीक है, चलो, अब बात कर रहे थे हम अम्ल वर्षा की, यानी कि एसिड रेन की। इसी को थोड़ा हम देखेंगे, एसिड रेन। तो एसिड रेन होती कैसे है? ठीक है, एसिड रेन कैसे होती है? तो जो हमारी गैसेस होती हैं अलग अलग, जैसे कि NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये कुछ गैसें हैं जो निकलती है किससे, जब हमारे ईंधन जो है, जब ईंधन का दहन होता है, ईंधन जब जलते हैं, ठीक है, उनका कंबशन होता है, तो उससे कुछ गैसेस निकलते हैं। कौन से ईंधन? जैसे कि लकड़ियां हैं, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। तो ये हमारे कुछ फ्यूल्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, बिल्कुल। और हम पेट्रोल, डीजल, इनका उपयोग भी काफी ज्यादा करते हैं। तो ये हमारे कुछ फ्यूल्स हैं जिनसे ये सारी गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ये सारी गैसेस निकलती है। अब ये सारी गैसेस जो है निकल करके जाती है आसमान में। ठीक है, आसमान में यानी कि ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ये जाएंगी, ये गैसेस निकल के। ठीक है, अब जब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो वहां पर ये जो बारिश की बूंदें हैं, क्या है, ये H2O है। चलिए, तो ये जो बारिश की बूंदें हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो वाटर के साथ मिल करके ये गैसेस जब वाटर के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, अम्ल, यानी कि एसिड बनाती हैं। ठीक है, और ये एसिड जब बारिश के रूप में नीचे गिरता है तो इसे एसिड रेन कहा जाता है। क्लियर है कि एसिड रेन कहाँ से आ रहा है, इन गैसेस से बन रहा है। ठीक है, एसिड। अब ये जो गैसेस हैं ये हमें ईंधन से निकल रही हैं जब हम ईंधन को जला रहे हैं। ठीक है,
चलो इतना क्लियर है। अब इस एसिड रेन के नुकसान क्या क्या है और कैसे हम एसिड रेन को रोक सकते हैं, दो चीजें पढ़ना जरूरी है। तो नुकसान ये है कि जब ये वर्षा के रूप में हमारे पेड़ पौधों में, खेत खलिहानों में गिरेगा, ठीक है, तो देखो जो फसल होगी उसको नुकसान पहुंचेगा एसिड की वजह से। दूसरी चीज, जब हमारे खेतों के ऊपर ये गिरेगी, ठीक है, तो खेतों में, जब हम खेतों में फसल उगाते हैं तो फसल हम उगा नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉइल कैसी बन जाएगी, जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, अम्लीय बन जाएगी। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से फसल उगाना क्या होता है, मुश्किल होता है। हम जानते हैं फसल कैसी सॉइल पे उगेगी, जो सॉइल कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, ना तो ज्यादा एसिडिक हो ना तो ज्यादा बेसिक हो, है ना। और एसिड रेन की वजह से सॉइल हो जाती है ज्यादा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से उसमें फसल उगाना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज ये है कि फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, फसल नहीं उग पाती। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, जो हमारी फसल खराब भी हो जाती है एसिड रेन से। तीसरी चीज ये है कि ये जो एसिड रेन का जो पानी है, एसिड रेन यानी कि वर्षा तो है लेकिन उसमें क्या है, एसिड मिली हुई है। तीसरी चीज ये है कि जो वर्षा का पानी है ये बह करके कहाँ जाता है, नदियों में, तालाबों में, ठीक है, इन जगहों पर जाता है, जहां पर ये क्या करता है, वाटर के पीएच को बढ़ा देता है, यानी कि वाटर को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। और वाटर अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो वहां जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे लिव करेंगे, तो वो भी क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, या उनके लिए भी ये हानिकारक है। तीसरी चीज, ये एसिड रेन जब हमारी मॉन्यूमेंट्स पे गिरती है, जो हमारी क्या है, मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, उन पर इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हमारी इमारत है, उन पर जब गिरती है तो उनको भी धीरे धीरे क्या करती है, खराब करती है। जैसे हम जानते हैं ताजमहल बना हुआ है संगमरमर पत्थर का, यानी कि संगमरमर पत्थर का, यानी कि मार्बल स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। तो उसके आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहां से जो है इस तरह की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो जो ताजमहल जहां पर है वहां पर एसिड रेन काफी होती है, जिस वजह से, उस एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का जो पत्थर है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, और वो व्हाइट से हल्का हल्का चेंज हो रहा है, अपने कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एसिड रेन से कितना सारा नुकसान है। अब इस नुकसान से बचा कैसे जाए, हमें क्या करना है, ये जो ईंधन है इनका एक्सेस यूज नहीं करना है। यूज तभी करना है जब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, ठीक है। इसके अलावा हमें ऐसे ईंधनों को यूज करना चाहिए जो कैसे हो, क्लीन हो, यानी कि क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन, जैसे कि सीएनजी, इस तरीके के ईंधन को हमें, ईंधन का उपयोग हमें करना चाहिए जिनसे पॉल्यूशन नहीं होती। तीसरी चीज है, हमें प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जितना हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांट्स बढ़ेंगे, फॉरेस्ट बढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर को क्लीन करती रहेगी। क्लियर है इतना। चलो, तो अब एक बार हम इसे रीड कर लेंगे। जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण होती है। इतनी भी चीज हमने पढ़ ली। फिर ये प्रदूषक वर्षा जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड बनाते, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे हार्मफुल एसिड्स बनाते हैं। अम्लीय वर्षा उस क्षेत्र की वनस्पति, पशु जीवन और यहाँ तक कि इमारतों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर देती है जहाँ गिरती है, जहाँ ये गिरती है। तो आप देख सकते हो एसिड रेन कितनी हार्मफुल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो ईंधन है उसका उपयोग नहीं करना है, और ऐसे ईंधन का तो उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है जो ज्यादा क्या करते हैं, इन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्वच्छ ईंधनों का उपयोग हमें करना चाहिए, प्लांटेशन ज्यादा करना चाहिए। क्लियर है, अम्ल वर्षा समझ में आया, अब आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरा एसिड रेन किस तरीके से होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जा रहे हैं SO2 NO2 गैसेस ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पर मिलकर के ये बना रहे हैं एसिड, और फिर नीचे आ रहे हैं
ठीक है, चलो अब अगला है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहा गया है कि अम्लों को कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। तो अम्ल को धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये जो एसिड है ये जब मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, देखो चलो यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बल्कि इन्हें कांच के बर्तनों में रखा जाता है। तो आपने कभी भी अपनी स्कूल की लैबोरेटरी में एसिड देखा होगा, ठीक है। तो एसिड किसी स्टील के बर्तन में, किसी लोहे के बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये करता है उसके साथ रिएक्ट, अभिक्रिया करता है। इसीलिए इसको मेटल्स में, मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता। प्लास्टिक में तो रख नहीं सकते, तो रखेंगे किसमें? जो हमारा कांच होता है, कांच की बॉटल्स होती है। तो एसिड हमेशा ऐसी बॉटल्स में होता है जो कांच की बॉटल होंगी, जो आपने देखा होगा अक्सर। ठीक है, ठीक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अम्ल आमतौर पर प्रतिक्रियाशील प्रकृति के होते हैं। अगर हम इन्हें धातु के बर्तनों में रखें तो ये धातु के साथ अभिक्रिया करके उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धातु के साथ अभिक्रिया करके उसे नष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे एसिड है उन्हें कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। दूसरी ओर कांच अम्लों के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, तो कांच के साथ रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कांच के बर्तनों में या कांच का कोई कंटेनर हो उसमें रखा जाएगा एसिड को। क्यों? क्योंकि देखो कांच के साथ ये रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए। और अगर हम धातु के बर्तनों में रखेंगे तो उनके साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्लियर है इतना कि इनको धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, एसिड्स को। क्योंकि देखो जब हम एसिड को, किसी भी एसिड को किसी भी धातु के बर्तन के साथ रखते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, जैसे कि मेटल ले लो, जैसे जिंक हमारा मेटल है, जिंक मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? बनाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी रिएक्शन। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा Na मेटल है, रिएक्ट कराएंगे तो HCl के साथ, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2 गैस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये दो रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि दोनों रिएक्शन में क्या शो हो रहा है कि जब हम किसी भी धातु को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट और H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो उदासीनीकरण देखना है हमें जो हमारी डेली लाइफ में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इंडाइजेशन, जिसे हम अपच कहते हैं या अपाचन कहते हैं। ठीक है, अब अपाचन, इंडाइजेशन क्या, न्यूट्रलाइजेशन से क्या लेना देना? देख, अब हम जानते हैं ये है हमारा स्टमक, पेट। ठीक है, स्टमक में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड होती है। ठीक है, ये एक एसिड है, क्या है? एक एसिड है। तो स्टमक में होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होती है? क्योंकि ये हमारे खाने को क्या करती है? पचने में सहायता करती है, खाने को ब्रेक डाउन करती है, तो पचाती है, फिर आगे तो पहुंचाती है, या आगे की जो भी प्रोसेस होती है जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, चलो, तो ये हमें समझ में आ गया, ये हमें पता है कि हमारे स्टमक में जो है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में पहले से होती है, इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा बढ़ रही है, अब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से क्या होगा, अम्लता, है ना, तो हमारे शरीर में बढ़ जाती है अम्लता, यानी कि हमें होने लगती है एसिडिटी। अब एसिडिटी के कारण जो हमारा स्टमक है, हमारी बॉडी है, हमें जो है जलन जो है वो महसूस होने लगती है, जैसे अंदर से कुछ जो है जल रहा है, ऐसा हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है, चलो, तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाता है, अब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, तो इसके इफेक्ट को हम खत्म कैसे करेंगे, तो क्या हम कोई न्यूट्रल सब्सटेंस लेंगे। देखो, न्यूट्रल सब्सटेंस लेने से तो कोई फायदा नहीं है ना, तो हमें अगर इस एसिडिटी को खत्म करना है तो हम कैसे खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे किसी बेस की सहायता से, यानी कि कोई क्षार हो, अम्ल को क्षार के साथ मिला करके हम न्यूट्रल बना सकते हैं। तो इस बढ़ती हुई एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस लेते हैं। बेस जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम दूध या मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो एक एंटासिड की तरह काम करता है, और जब हम ये बेस को लेते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे हमें जो है रिलीफ महसूस होता है। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये है इंडाइजेशन की प्रोसेस। तो क्या हो रहा है ड्यूरिंग इंडाइजेशन, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं, गिव्स अस रिलीफ, ये हमें रिलीफ देता है, एज इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टमक। तो स्टमक में जो ज्यादा एक्सेस एसिड बन गई है उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि एसिड अगर ज्यादा है तो उसमें मिला दो बेस, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब जब भी एसिडिटी आपको हो या घर में किसी को एसिडिटी हो तो आपको क्या करना है, एक एंटासिड लेना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटासिड भी बोलते हैं, ठीक है, एसिड के एंटी काम करता है ये, ठीक है। तो ये है क्या, असल में एक प्रकार का बेस है जो हेल्प करता है एसिड को क्या करने में, न्यूट्रलाइज करने में। क्लियर है इतना इंडाइजेशन के बारे में। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडाइजेशन आपको समझ में आया होगा, यानी कि हम जानते हैं कि हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पेट से बहुत अधिक मात्रा में एसिड निकलता है, जिससे अपच या कभी कभी हाइपर एसिडिटी हो जाती है, अपच या हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस अम्ल को ऐसे पदार्थों के माध्यम से बेअसर करना होगा जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर एंटासिड के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशिया या दूध एक बुनियादी पदार्थ है जो पेट के एसिड को बेअसर कर सकता है। क्लियर है, चलो ये तो हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखो, इस तरीके से होता है, टू मच एसिड स्टमक में, तो बेसिक सब्सटेंस हमें लेना है ताकि वो एसिड को क्या कर ले, डिस्ट्रॉय कर दे। तो बेसिकली वो डिस्ट्रॉय तो नहीं करता है, वो क्या करता है, उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। चलो, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं यानी कि दोनों। अब चींटी का काटना के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से जो चींटी है वो कभी आपके हाथ पर कहीं पर काट दे, हाथ पर या कहीं पर भी काट दे, तो क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, ठीक है, मान लो ये आपका हाथ है, यहाँ पर इस प्लेस पर चींटी ने आपको काट लिया है। तो आपको जो है यहाँ पर जैसे सुई चुभती है ना, उस तरीके का दर्द महसूस होने लगेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब चींटी यहाँ पर काटती है तो चींटी यहाँ पर इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड। चींटी का जो डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड क्या करती है, चींटी यहाँ पर इंजेक्ट करती है, ठीक है।
अब जब ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है तो हमें जो है दर्द होने लगता है ना, ऐसा लगता है सुई चुभ रही है, इस तरीके से दर्द होने लगता है और वहां पर रेडनेस भी आ जाती है। तो इसे खत्म करने के लिए, अब ये एसिड है तो हमें यहाँ पर क्या डालना होगा, एक बेस डालना होगा। अब बेस के डालने से क्या होगा, अगर हम बेस डालते हैं और ये तो एसिड है, बेस डालते हैं तो अगर हम हाथ के यहाँ पर बेस रगड़ते हैं तो उससे क्या होगा, वो बेस जो है इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और दर्द महसूस होना हमें बंद हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो चलो, तो हम क्या करते हैं, कोई एसिड जैसे कि कोई बेस जैसे कि बेकिंग पाउडर है, ठीक है, हम वो ले लेते हैं और उसे अपने यहाँ पर इस स्पॉट में डाल देंगे जहां पर भी चींटी ने काटा है, और उससे हमें क्या होगा, रिलीफ महसूस होगा। ठीक है, चलो। चींटी के काटने से त्वचा में जलन फॉर्मिक एसिड की उपस्थिति के कारण होती है। किस वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से, जिसे चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट करती है। तो चींटी क्या करती है, जब काटती है तो अपने डंक से फॉर्मिक एसिड हमारी त्वचा में, स्किन में डाल देती है। इसलिए हम प्रभाव को बेअसर करने के लिए एक मूल पदार्थ का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम कैलामाइन घोल या जिंक कार्बोनेट का उपयोग आमतौर पर चींटियों के काटने के इलाज के लिए किया जाता है। तो कोई एग्जांपल, जैसे कैलामाइन पाउडर आपने देखा होगा, ठीक है, इसका उपयोग भी किया जाता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है या जिंक कार्बोनेट है, ये हमारे अलग अलग बेसिस हैं जिनको डाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर है इतना? फॉर्मिक एसिड समझ गए हो आप। फॉर्मिक एसिड को हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर है, नोट कर लो इसे। चलो, नेक्स्ट है हमारा मृदा उपचार। अब मृदा उपचार में क्या है कि पौधों को तटस्थ प्रकृति की मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी अम्लीय हो सकती है ना, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उससे जो मिट्टी है वो अम्लीय हो सकती है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए हम बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब मिट्टी के भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो ये है कोई खेत है, ठीक है, और यहाँ पर भी फसल नहीं उगरी, यहाँ पर भी फसल नहीं उगरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मिट्टी लेंगे, यहाँ से भी मिट्टी लेंगे और उसका करेंगे टेस्ट, और दोनों का निकालेंगे एसिडिक, दोनों का निकालेंगे नेचर। क्या नेचर है, मान लो ये वाली मिट्टी है एसिडिक नेचर की और ये वाली मिट्टी है बेसिक नेचर की, इसी वजह से इन दोनों में जो है फसल नहीं उग रही थी। तो हम क्या करेंगे, जो एसिडिक नेचर वाली सॉइल है, यानी कि इसमें एसिड ज्यादा है, इसीलिए इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, तो इसमें हम डाल देंगे एक बेस जो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा। सेम ये बेसिक नेचर वाली सॉइल है, इसमें भी फसल नहीं उग रही, तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे एसिड, और ये एसिड बेस मिलकर के इस एसिड बेस का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो हमारी मिट्टी है वो सही हो जाएगी ताकि हम उसमें कोई भी फसल उगा सकें। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर अगर मिट्टी एसिडिक है तो बेस के लिए हम बुझा हुआ चूना यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक बेस है, उसका उपयोग किया जा सकता है। और अगर मिट्टी क्या है, क्षारीय मिट्टी को उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर उपचारित किया जा सकता है, क्योंकि वह मिट्टी में विघटित होते समय अम्ल छोड़ते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हम डाल सकते हैं, जैसे एसिडिक में तो हमें क्या डालना है, बुझा हुआ चूना, इस तरीके का कोई बेस हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक सॉइल है तो उसमें एसिड तो क्या डालेंगे, हम क्या डाल देते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे जैसे डिकम्पोज होते हैं एसिड बनाते हैं, तो ये एसिड बनाएंगे और जो हमारे दोनों सॉइल है एसिडिक और बेसिक दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, एसिडिक सॉइल है तो इसको लाइम डाल करके न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। वैसे अगर बेसिक है तो उसमें
हम डाल करके, ऑर्गेनिक मैटर डाल करके उसे क्या कर सकते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, सेम वही लिखा है जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा कारखाना अपशिष्ट यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है। अब आप जानते हो, मान लो ये है हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं। अब इन इंडस्ट्रीज से निकलता है वेस्ट। अब इस इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है, अगर हम उसको डायरेक्टली कहाँ छोड़ देते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं, तो क्या होगा। तो देखो, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है ज्यादातर उसमें जो है एसिड की मात्रा अधिक होती है। इस वेस्ट में केमिकल्स होते हैं ना, तो एसिडिक ज्यादातर होते हैं। तो ये एसिडिक को अगर हम डायरेक्टली नदियों में, नालों में, इनमें छोड़ देंगे, समुद्र में छोड़ देंगे, तो वहां आसपास रहने वाले जो लोग हैं उसी पानी का उपयोग करेंगे और उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। इसके अलावा पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होगा, आसपास के जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कारखानों से निकलता है जो ये वेस्ट है ना, इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में इसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीट कैसे किया जाता है, यानी कि अगर एसिडिक ज्यादा है ये वेस्ट, तो इसमें बेस मिला करके न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और अगर बेसिक ज्यादा है तो एसिड मिला करके न्यूट्रलाइज किया जाता है। यानी कि सिंपली इस ट्रीटमेंट प्लांट में एक तो इस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है और इससे जो हानिकारक जो भी केमिकल्स हैं उन्हें हटाया जाता है। इसके अलावा अगर ज्यादा एसिडिक या बेसिक है तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर आगे समुद्र में छोड़ा जाता है, जिससे कि वो आगे कुछ और इफेक्ट ना करे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।